1 अगस्त 2023 से ई इनवॉइस जनरेट करने की लिमिट 5 करोड़ रुपए हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी और उसके लीगल प्रोविजन। ई इनवॉइस आने पर जीएसटीआर 1 और ई वे बिल को कैसे जनरेट करना है। ई इनवॉइस जनरेट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। ई इनवॉइस के प्रोसेस और टर्मिनोलॉजी क्या यूज होती है। फ्रेंड्स, एप्लीकेबिलिटी और लीगल प्रोविजंस की बात करें तो 1 अगस्त 2023 से अगर आप किसी भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उन टैक्स पेयर के ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र में जीएसटी के अंदर रजिस्टर है 1 जुलाई 2017 से। 19-20 में उसकी टर्नओवर 7 करोड़ है। बाकी के किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कमी है, किसी में 10 लाख, किसी में 80 लाख। तो क्या इनके ऊपर 1 अगस्त 2023 से ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगी? यस फ्रेंड्स, क्योंकि इनकी टर्नओवर 19-20 के अंदर 7 करोड़ 5 करोड़ को क्रॉस कर गई, इसलिए इनके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगी। फ्रेंड्स, बात करते हैं ये जो 5 करोड़ की लिमिट है और ये जो टर्नओवर लिमिट है इसको कैलकुलेट कैसे करें। तो इसके लिए अगर सपोज आपका एक पैन नंबर है और उसमें मल्टीपल जीएसटीएन नंबर है तो सारे जीएसटीएन नंबर का कंसोलिडेटेड टर्नओवर लेना है फर्स्ट। फिर उसके बाद में टैक्सेबल सप्लाई, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, सर्विसेज से रिलेटेड हो, उसको प्लस करना है। एग्जाम सप्लाई, उसको भी प्लस करना है। अगर कोई एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स या सर्विसेज का, उसको भी ऐड करना है। डीम्ड सप्लाई मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ में भी आपने कोई सप्लाई की है, उसको भी ऐड करना है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ये जो 7 करोड़ रुपए की टर्नओवर है 2019-20 के अंदर, इसका ब्रेकअप कुछ इस तरीके से है। एक्स वाई जेड कंपनी के महाराष्ट्र में भी जीएसटीएन नंबर था, दिल्ली में भी जीएसटीएन नंबर था। इस पेन पर 5 करोड़ रुपए की सेल हुई आउट ऑफ 7 करोड़। एग्जाम सप्लाई जो थी वो 80 लाख थी। आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई, ध्यान रखिए आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई वो 20 लाख रुपीज थी। एक्सपोर्ट वो 1 करोड़ रुपए थी। टैक्सेबल सप्लाई 1 करोड़ रुपए थी। तो ये जितनी भी सप्लाई हुई है इसको हमको कैलकुलेट करना है 5 करोड़ रुपए के एप्लीकेबिलिटी के क्राइटेरिया को जज करने के लिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अब ये है कि ये जो महाराष्ट्र और दिल्ली का जीएसटीएन के ऊपर सप्लाई हुई थी, सपोज ये 2021 को क्लोज कर दिया, दिल्ली वाला जीएसटीएन क्लोज कर दिया, अभी वो एट प्रेजेंट ऑपरेटिव नहीं है, तो फिर भी क्या महाराष्ट्र की जीएसटीएन पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा? जी हाँ, क्योंकि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो मतलब 19-20 में 7 करोड़ को क्रॉस कर दिया है, चाहे वो इंटरपैन सप्लाई हो या थर्ड पार्टी सप्लाई हो, आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगी। फ्रेंड्स, इसी तरीके से सपोज कीजिए कि ये जो महाराष्ट्र में 2 करोड़ रुपए सप्लाई हुई है, सेम पेन जीएसटीएन नंबर, सेम पेन जीएसटीएन नंबर जयपुर से 1 करोड़, सेम पेन जीएसटीएन नंबर दिल्ली से 2 करोड़, सेम पेन जीएसटीएन नंबर गुजरात से 80 लाख। किसी भी स्टेट का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। बट अगर हम ओवरऑल इसको चेक करेंगे तो 5 करोड़ के ऊपर चला गया है। तो हर एक स्टेट में अगर सेम पेन पर जीएसटीएन नंबर है तो उसके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो गई है, भले ही पर्टिकुलर स्टेट की जो लिमिट है वो 5 करोड़ से कम है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ई इनवॉइस जो है उसके अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स कवर नहीं होंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कि अगर कोई आप बी टू सी सप्लाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी। सेकंड ट्रांजेक्शन है कि अगर आप कोई एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो बी टू बी हो या बी टू सी, उसके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी। ई इनवॉइस एप्लीकेबिलिटी की कैलकुलेशन टर्नओवर में एग्जाम सप्लाई वगैरह इंक्लूड होती है, लेकिन ई इनवॉइस जब जनरेट करने की बात आएगी तो एग्जाम सप्लाई के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होगी। इसी तरीके से अगर कोई एडवांस रिसीट करते हैं, एडवांस एडजस्टमेंट करते हैं, तो उसके ऊपर भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी। गुड्स का मूवमेंट हो रहा है डिलीवरी चालान के अगेंस्ट में, तब भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी। ई इनवॉइस में कौन कौन से ट्रांजेक्शन कवर्ड होंगे? टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। ध्यान रखिए टैक्सेबल सप्लाई मतलब जहां जीएसटी के लिए ये जीएसटी के कंपोनेंट के लिए ये इनवॉइस जनरेट की जा रही है, क्रेडिट नोट दिए जा रहे हैं, डेबिट नोट किए जा रहे हैं, वहां पर ये इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगी अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर दिया है। अब चाहे वो बी टू बी हो, बी टू जी हो, जो कि अभी रिसेंटली क्लैरिफाई कर दिया गया है कि ऐसी एंटिटी जो ओनली टीडीएस पर्पज के लिए भी जीएसटी में रजिस्टर हो रही है, उनके ऊपर भी इनवॉइस, उनको भी जब सप्लाई करते हैं तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगी। एक्सपोर्ट सप्लाई टू एचसीजेड, डीम्ड एक्सपोर्ट, इन सब कैटेगरी में ई इनवॉइस के रिक्वायरमेंट है। अब कौन कौन से बिजनेसेस हैं, मतलब कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी सप्लाई कर रही है तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगी? नहीं होगी। तो ये लिस्ट कंपनी वाइज है, मतलब मैं जीएसटी में कोई इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर हुई है, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, जीटीए पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडर, एडमिशन टू फिल्म मल्टीपल
स्क्रीन, सप्लाई बाय एससीजेड, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये अगर कोई इनवॉइस दे रही है, सप्लाई कर रही है, तो इनके ऊपर ही इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी। बट अगर एक नॉर्मल पर्सन इन कंपनी को सप्लाई कर रहा है, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगी। ध्यान रखिए कि एससीजेड यूनिट में एससीजेड डेवलपर को कवर नहीं किया गया है। अगर एससीजेड डेवलपर को सप्लाई कर रहा है तो उसके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगी। अब ई इनवॉइस आने के बाद में ई वे बिल और जीएसटीआर 1 पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? फ्रेंड्स, ई वे बिल को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं ई इनवॉइस के थ्रू भी। लेकिन ध्यान रखिए, जहां पर भी प्रोविजन ऑफ लॉ मैंडेट करते हैं कि ई वे बिल को जनरेट करना है, ऐसा नहीं है कि ई इनवॉइस आने के बाद में आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करना है। ई वे बिल तो जनरेट करना ही है। पार्ट ए है जो ई इनवॉइस का, सॉरी, पार्ट ए है जो ई वे बिल का, आप उसको ई इनवॉइस के थ्रू एट द टाइम ऑफ ई इनवॉइस जब जनरेट कर रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देकर पार्ट ए को जनरेट कर सकते हैं। पार्ट बी जो है मूवमेंट के टाइम पर आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपका जीएसटीआर 1 है, जैसे जैसे आप ई इनवॉइस जनरेट करते जाओगे आपके जीएसटीआर 1 भी ऑटो पॉपुलेट होती जाएगी। फिर ध्यान रखिए कि ऑटो पॉपुलेशन डेटा जो जीएसटीआर 1 में है उसको मॉडिफिकेशन का परमिट है, आप उसको वहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें एक है कि बैक डेटेड ई इनवॉइस, फॉर एग्जांपल मार्च 2023 की ई इनवॉइस इनवॉइस आप जुलाई 2023 में ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, तो वो जीएसटीआर 1 में ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी क्योंकि वो मार्च 2023 से रिलेटेड है। इस केस में आपको जीएसटीआर 1 में मैनुअली उसको पंच करना है। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए कि ई इनवॉइस जब जनरेट करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने एक बार ई इनवॉइस को जनरेट कर दिया तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। कैंसिलेशन की जो लिमिट है वो है ई इनवॉइस जनरेट करने के 24 आवर्स में, सब्जेक्ट टू कि उसको असेसिंग ऑफिसर ने एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेक नहीं कर लिया हो। एक बार अगर आपने इनवॉइस का नंबर कैंसिल कर दिया है तो उस इनवॉइस नंबर को वापस से ई इनवॉइस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर इनवॉइस कैंसिल नहीं कर पाए और मान लीजिए आपका वो ट्रांजैक्शन ही कैंसिल हो गया है, तो या तो आप क्रेडिट नोट इशू कर दीजिए या उसको मैन्युअली जीएसटीआर 1 से रिमूव कर दीजिए। मेरा सजेशन क्रेडिट नोट इशू करने का है। बैक डेटेड इनवॉइस की बात हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है। अब ध्यान रखिए कि ई इनवॉइस जब आप जनरेट करते हैं तो उसमें एक क्यूआर कोड आता है। उस क्यूआर कोड को आपको इनवॉइस पर प्रिंट करना है। आईआरएन नंबर भी आएगा, लेकिन आईआरएन नंबर को आपको इनवॉइस पर प्रिंटिंग करना है नहीं करना है ये ऑप्शनल है। ई वे बिल हमेशा रिक्वायर्ड रहेगा, ऐसा नहीं है ई इनवॉइस आने से ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है। फ्रेंड, बैक डेटेड इनवॉइस के बारे में एक और पॉइंट, अभी रिसेंटली एक जीएसटी की एडवाइजरी आई थी कि 7 दिन पुरानी इनवॉइस का आप ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, उसकी एप्लीकेबिलिटी डेट नहीं बताई गई है। क्यूआर कोड जो है वो ये की पर्टिकुलर अपने साथ में लेके आएगा, जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, रेसिपिएंट जीएसटीएन, इनवॉइस नंबर, डेट ऑफ जनरेशन, इनवॉइस वैल्यू, नंबर ऑफ लाइन आइटम, एचएसएन कोड, और इसी के साथ साथ आईआरएन नंबर, आईआरएन जनरेट डेट। फ्रेंड्स, अगर आपने ई इनवॉइस जनरेट कर दी तो ड्यूरिंग ट्रांजिट फिजिकल इनवॉइस को कैरी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे जजमेंट आए हैं जिसमें फिजिकल ई इनवॉइस का रिक्वायरमेंट बताया गया है। तो मेरा रिकमेंड यही रहेगा कि आप ड्यूरिंग द मूवमेंट फिजिकल इनवॉइस कॉपी भी साथ में रखें। प्रोसेस और टर्मिनोलॉजी की बात करें तो आप आईआरएन नंबर, मतलब ई इनवॉइस जब जनरेट करते हैं तो 64 डिजिट का आपको एक आईआरएन रेफरेंस नंबर मिलेगा। वो जब तक नहीं मिलता ये माना जाएगा कि ई इनवॉइस जनरेट नहीं हुई है। आयरन नंबर लेने के लिए आपको ई इनवॉइस पोर्टल, जो कि ई इनवॉइस 1.gst.gov है, उस पर जाके आयरन जनरेट कर सकते हैं। क्यूआर कोड भी साथ में मिलता है, ये हाई लेवल पैरामीटर जो इनवॉइस के होते हैं उसको साथ में रखता है। लॉगिन के लिए अगर आपके पास में ई इनवॉइस का लॉगिन, अगर आप ई वे बिल के पास ई वे बिल का लॉगिन है तो उसी लॉगिन से ई इनवॉइस का लॉगिन कर सकते हैं, नहीं है तो क्रिएट करना पड़ेगा। ऑफलाइन टूल के थ्रू आप जनरेट जेसन करके अपलोड कर सकते हैं, या अल्टरनेटिवली किसी एएसपी जीएसपी एआरपी के साथ टाई अप होके इंटीग्रेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।